हेलो एवरीवन, दिस यश पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो 5th नंबर का चैप्टर चल रहा था, तो 5th नंबर का चैप्टर अपना पदार्थों का पृथक्करण। अब पदार्थों के पृथक्करण में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि पदार्थों किस तरह से पृथक्करण किया जाता है और क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या विधियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम लोग पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया था, हस्तचयन विधि पढ़ ली थी, इसमें हाथों द्वारा चयन करके पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। फिर थ्रेसिंग विधि पढ़ ली थी, एक थ्रेसिंग मशीन आती है, उसके द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, तो ये पढ़ लिया था। आज जो हम लोग निष्पावन से पढ़ेंगे, निष्पावन पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3। तो क्रियाकलाप 3 से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट, तो किसी प्लेट में लेना है इस मिश्रण को। फिर आगे देखते हैं, इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयव कणों को पृथक करना संभव है? तो हमें बेसिकली लेना क्या था, देखो हमें क्या है, सूखी रेत लेनी थी हमारे पास, सूखे रेत, बुरादे, सूखी पत्तियों का एक पाउडर लेना है। अब इनको जो है हम लोग विभिन्न प्रकार की जो विधियां पढ़ी थी, 2 विधियां पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में। तो इस विधियों में जो है, क्या आप इसको हस्तचयन द्वारा अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। छोटे छोटे बुरादे होंगे, छोटे छोटे जो अवयव कण होंगे, उसको हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये करना संभव नहीं है। और अन्य प्रकार की जो विधियां हैं उसके द्वारा भी संभव नहीं है। अब इसको किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ से देखो, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र में रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। हमें क्या करना है कि हमें जो मिश्रण था हमारे पास, रेत का, सूखी पत्तियों का, इनका जो मिश्रण था, उसे हमें एक खुले मैदान में लेके जाना है हमें। और उसको क्या है, ऊंचाई पर आपको खड़ा होना है। और ऊंचाई पर खड़ा होने के बाद में उस मिश्रण को जो है प्लेट या हमारे पास जो समाचार पत्र था उसमें क्या है, उस मिश्रण को रख देना है। अब उसके बाद ऊंचाई से थोड़ा सा टेढ़ा करना है इस तरह से। जैसे कि मान लो ये एक हमारे पास समाचार पत्र है, तो इस समाचार पत्र को थोड़ा सा नीचे झुकाना, नीचे की तरफ हल्का सा, और यहाँ पे मिश्रण रखा हुआ है। तो ये जो मिश्रण है ये धीरे धीरे नीचे फिसलने स्टार्ट हो जाएगा और फिसलते फिसलते नीचे गिरेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो नीचे इस तरह से गिरेगा, मान लो कि ये प्लेट और यहाँ से मिश्रण नीचे गिर रहा है, तो इस प्लेट से जब मिश्रण नीचे गिरेगा तो यहाँ पे जो हवा चलेगी इस साइड में, तो यहाँ से हवा से क्या होगा, जो हमारे पास जो पत्तियां वगैरह होगी, रेत वगैरह होगी, वो उड़कर इधर की साइड में आ जाएगी, इस साइड में। यानी कि जिस तरफ से हवा चल रही है उस साइड में वो रेत हमारे पास इधर एक अलग साइड में गिर जाएगी और हमारे पास जो मोटे मोटे दाने होंगे वो अलग गिर जाएंगे। तो ये जो है ये पृथक्करण विधि कहलाती है, इसको निष्पावन विधि कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ से, देखो आगे देखते हैं यहाँ से क्या होता है। क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक साथ एक स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो हल्के कण होंगे वो हवा की वजह से दूर जाकर गिर जाएंगे, और जो भारी कण होंगे वो थोड़ा सा पास गिरेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ से गिराया तो भारी जो कण होंगे वो यहाँ आके गिर गए, और थोड़ा जो हल्के कण होंगे वो इधर जाके गिर गए, और ये हवा की डायरेक्शन अपने। तो आगे देखते हैं यहाँ से, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की विधि जो है वो निष्पावन विधि कहलाती है, और निष्पावन विधि का हम उपयोग करते हैं भारी तथा हल्के कणों को वायु द्वारा पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से देखो, साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकण से पृथक करने के लिए करते हैं। तो सामान्यतः जो किसान जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, हल्के जो हमारे पास भारी अनकण होते हैं उससे हल्की जो हमारे पास भूसा होता है उसको अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखो ये महिला है, महिला एक बेंच पे खड़ी हुई है, यहाँ पे एक टेबल है या उस पर खड़ी हुई है महिला, और उसने एक प्रकार का एक वस्तु पकड़ी हुई है, इसमें उन्होंने अनाज रखा हुआ है। तो अनाज के भारी जो कण है वो यहाँ पे आके ढेर में गिर जाएंगे, और जो हल्के कण है हमारे पास जो भूसा है या फिर छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं जो हल्की होती है अनाज से, वो थोड़ी दूर जाकर इस जगह पे गिर जाएगी, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं, तो निष्पावन विधि हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। देखो यहाँ से,
भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। तो इस तरह से देखो, इस डायग्राम में जिस तरह से ढेर बनाया था इन्होंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ढेर बन गया था ये अनकण का ढेर बन गया, और जो हमारे पास जो अशुद्धियाँ हैं यानी कि अवशिष्ट जो पदार्थ है वो दूर जाकर गिर जाएंगे, और हमारे पास अनकण जो वो यहाँ पे गिर जाएंगे, एक ढेर बना लेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसको निष्पावन प्लेटफॉर्म कहा गया है। आगे देखो, प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग हुआ भूसा है, उसको पशुओं के चारे में मिलाकर उनको पशुओं को खिलाया जाता है। तो पशु के खाने के यूज में हो सकता है, या अन्य कई सारे खाद वगैरह के यूज में भी किया जाता जा सकता है। आगे देखो, चालन। अब चालन क्या होता है? चालन का बेसिकली मतलब होता है कि चालना, कोई भी अब हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ उसको चालना। देखो इसमें क्या होता है, हमने कभी बजरी जो मकान बनाते हैं उसमें बजरी को चालते हुए देखा होगा आपने। तो बजरी का उपयोग जब हम करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास जो बजरी होती है उसको एक चालन जो हमारे पास होता है, छलनी जो होती है उसके ऊपर गिराया जाता है, और यहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो बाहर इस छलनी के ऊपर रह जाते हैं, और जो हमारे पास जो बजरी होती है, बजरी के बारीक बारीक रेत के जो कण होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं। तो ये होता है चालन विधि। अब इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखो, कभी कभी हमें आटे के व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी या छन्नी, देखो चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। उसमें आटा डालते हैं। आटे में क्या होता है, जो हमारे पास आटे के जो बारीक बारीक कण होते हैं बाहर निकल जाते हैं, और जो मोटा वाला जो कण होते हैं वो छलनी में रह जाते हैं। तो इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं? चालनी या छलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। अब इस चालनी या छलनी में आटा डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा हिलाते हैं इधर उधर, एक दोनों डायरेक्शन में, तो दोलन गति करवाते हैं, हिलाते हैं इधर दोनों तरह डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास आटा जो होता है बारीक कण नीचे निकल जाते हैं, और जो भूसा होता है या मोटे कण होते हैं वो छलनी के अंदर रह जाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी में डाला जाता है। तो हमारे पास गेहूं की जो बोरी होती है उसकी एक तिरछी चालनी में, इस तरह से देखो ये चालनी है तिरछी वाली, मैंने बताया था बजरी को भी इसी तरह सानते हैं। तो इस तरह से तिरछी चालनी में डाल देते हैं गेहूं को, और उसमें क्या होता है जो गेहूं के कण होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं, और भूसा भूसा जो होता है ऊपर रह जाता है। अब यहाँ से देखो, चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। हमारे पास थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग द्वारा तो गेहूं को निकाल लिया जाता है, या हमारे पास जो अनाज होता है उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद में निष्पावन विधि अपनाई जाती है। निष्पावन विधि का बता दिया, जो मोटे मोटे जो कण होते हैं, हल्के हल्के बारीक कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब कुछ क्या होता है, भारी कण भी होते हैं, कुछ डंडियां भी होती है जो थ्रेसिंग और इन दोनों विधियों के बाद में रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग चालन विधि का उपयोग करते हैं। आगे देखो, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि हमारे पास भवन का निर्माण करते हैं तो हम लोग बजरी का जो यूज करते हैं, मैंने बता दिया था अभी, जो बजरी का यूज करते हैं उस बजरी में क्या होता है, जो मोटे मोटे पतले कण होते हैं उसको अलग किया जाता है, वो हमारे पास छलनी में रह जाते हैं, और जो बारीक कण होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पे बताया गया। आगे देखो यहाँ से, तो ये छलनी की बात कर ली थी हमने। यहाँ पे कंकड़ है, एक मजदूर है काम कर रहा है, और ये छलनी तिरछी छलनी होती है इस तरह से। अब यहाँ पे ये जब बजरी को डालेगा तो बारीक बारीक जो मोटे मोटे कण होंगे वो तो छलनी में रह जाएंगे, बारीक बारीक कण नीचे निकल जाएंगे। आगे देखो, क्रियाकलाप 4 की बात करते हैं। कक्षा में एक क्रियाकलाप 4 में देखो क्या करना है। कक्षा में एक चालनी या छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। कक्षा में आपको एक चालनी या छलनी लाना है, थोड़ा सा आटा घर से लेकर आना है। तो चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण को चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक का पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आटा और चौक का पाउडर जो है उसको पृथक नहीं कर सकते चालन विधि द्वारा। इसके लिए अन्य विधि का उपयोग करते हैं। तब कौन सी विधि का उपयोग करते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखो, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दोनों ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। देखो आमापों का मतलब होता है जिनके साइज में जो अंतर होता है ना, ऐसे पदार्थों जैसे कि एक मान लो कि एक मोटा है और एक छोटा है, तो एक मोटा हो गया पदार्थ
और एक छोटा हो गया, तो बारीक पदार्थ और मोटे पदार्थ को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, चालन विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर दोनों ही पदार्थ छोटे छोटे हैं या एक ही साइज के हैं तो उन पदार्थों को अलग करने के लिए हम चालन विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये चालन विधि हो गई। इसके बाद में जो विधि है वो उपयोग करेंगे। देखो अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। देखो अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा इसलिए इस क्लास में खत्म नहीं कर सकते, तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो हम लोग ये दोनों विधियों के साथ खत्म करते हैं और अगला जो हमारा चलेगा वो ये टॉपिक चलेगा। फिर इसके बाद में जितना भी इसमें डिटेलिंग में है सारा चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी है इनका विधियों वगैरह का, जो भी किस तरह से पृथक्करण किया जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर वाष्पन के बारे में पढ़ेंगे, तो वाष्पन भी पढ़ेंगे। फिर समुद्रों की जो देखो यहाँ समुद्रों से कैसे वाष्पन होता है, समुद्र जल से नमक को कैसे पृथक किया जाता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक की हमारा चैप्टर जो ये अगली क्लास और उसकी अगली क्लास इन 2 क्लासों में खत्म हो जाएगा। तो चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और अभी तक आपने 9वीं क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।